नमस्कार साथियों, साहित्य सृजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रजनी तिवारी आज बात करने वाली हूँ उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के एमए हिंदी के फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर के सेकंड यूनिट के बारे में। और हमारे इस पेपर का नाम है 501 MAHL 501 हिंदी साहित्य का इतिहास और आदिकालीन कविता। इससे पहले हमने एक वीडियो प्रेषित किया था जिसके माध्यम से हमने साहित्य इतिहास के विषय में चर्चा की थी, उसकी परिभाषा, स्वरूप और अवधारणा को समझने का प्रयास किया था। इस वीडियो में हम उसी से ठीक आगे बढ़ते हुए बात करने वाले हैं साहित्य इतिहास लेखन के शुरुआती दौर की। हिंदी साहित्य इतिहास परंपरा का उद्भव एवं विकास आज का हमारा टॉपिक है। तो आइए बात करते हैं हिंदी में साहित्य लेखन का चरण कहाँ से आरंभ हुआ। हिंदी साहित्य इतिहास को किसी भी कारण मिश्र बंधुओं से पहले नहीं खींचा जा सकता है। हालांकि अंततः हिंदी साहित्य का पहला व्यवस्थित इतिहास हम सभी जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया था, जिसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। ये तो हम सभी लोग पहले से ही जानते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि बिना रामचंद्र शुक्ल के इतिहास लेखन की पुस्तक के, यानी हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि 1929 में प्रकाशित हुई थी, इसके बिना हम हिंदी साहित्य के लेखन की या फिर जो हिंदी साहित्य का जो लेखन परंपरा है इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वो इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि यही एकमात्र ऐसी पुस्तक है जिसमें सबसे पहले साहित्य लेखन की जो प्रक्रिया है, इतिहास लेखन की प्रक्रिया बिल्कुल सटीक ढंग से देने का प्रयास शुक्ल जी के द्वारा किया गया था। हम ये भी मान सकते हैं जैसे जो ग्रियर्सन है और मिश्र बंधु हैं, गारसादा तासी के बाद जो आए थे, इन्होंने भी काफ़ी हद तक इतिहास लेखन को सरल बनाने की कोशिश की और शायद इन्हीं के इतिहास की पुस्तकों को पढ़कर शुक्ल जी इस बेहतर इतिहास को लिख पाए होंगे। तो इस तरह अभी हम क्रम से इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन पिछले दिन मैंने एक परिभाषा आप लोगों से बोली थी, मैं उस परिभाषा को अभी फिर रिपीट करना चाहती हूँ, क्योंकि आज फिर जब तक साहित्य इतिहास की चर्चा होती रहेगी वह परिभाषा महत्वपूर्ण बनी रहेगी। परिभाषा कुछ इस प्रकार थी: जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। तो इस परिभाषा से हम साहित्य इतिहास लेखन की प्रक्रिया को बहुत बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। वीडियो को जारी रखने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है आप लोगों के लिए कि आप इसे बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि वीडियो के आखिर में इस वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं वह मैंने पूछे हैं आप लोगों से, और उनका उत्तर आप तभी दे पाएंगे जबकि आप वीडियो को पूरा देख रहे होंगे। हालांकि उनके उत्तर मैं आपको बाद में बता भी दूंगी। मैं पूरी पुस्तक का क्रमवार आपको अध्ययन कराऊंगी, इसीलिए मैं ये आशा करती हूँ कि आप लोग लाभान्वित होने के लिए वीडियो से जुड़े रहिए। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो रेगुलर हैं इसको देख रहे हैं उन लोगों से मेरा निवेदन है कि वह केवल देखें ना, देखने के साथ साथ लाइक भी करें, कमेंट भी करें, और जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके और हमें भी यह महसूस होए कि हम जो काम कर रहे हैं उससे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है। अब हम बात करते हैं हिंदी साहित्य इतिहास की सामग्री एवं स्रोत के विषय में। यानी जब साहित्य का इतिहास लिखा जाता है तो उसे लिखने के लिए भी कुछ आधारभूत सामग्री या स्रोतों की आवश्यकता होती है। जैसा कि जो इतिहास के छात्र रहे हैं पूर्व में, उन्हें पता होगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग हिस्ट्री को लिखा जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने के लिए भी कुछ प्राइमरी और सेकेंडरी
सोर्सेज होने चाहिए। तो यहाँ पर ये दिए गए हैं, पूरे के पूरे 10 हैं ये, ठीक। इससे अधिक भी होते हैं लेकिन आपकी पाठ्य पुस्तक में केवल 10 ही दिए गए थे, तो फिलहाल मैं यहाँ पर उन्हीं की बात करूँगी, उतनी ही चर्चा करूँगी। पहला है कविवृत्त संग्रह, दूसरे नंबर में है पूर्ववर्ती इतिहास, तीसरे में है वार्ता साहित्य, चौथे में है भक्तमाल साहित्य, पांचवा है पश्चिमी साहित्य, छठा है जीवनी साहित्य, सातवां है ग्रंथों में आए उद्धरण, आठवां है दरबारी ग्रंथ, नौवां है सांप्रदायिक ग्रंथ, 10वां है शिलालेख आदि। अब सबसे पहले बात करते हैं कविवृत्त संग्रह। कविवृत्त संग्रह का मतलब क्या होता है? देखिए, कविवृत्त संग्रह का मतलब ये होता है किसी कवि के जीवन वृत्त से आधारित जो संग्रह होता है वह भी साहित्य के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत का कार्य करता है। दूसरे नंबर पर है पूर्ववर्ती इतिहास, यानी पूर्व में जो हमारा इतिहास रहा होता है उसमें निश्चित रूप से समाज में कोई न कोई साहित्यिक घटनाएं घटित होती हैं और उन घटनाओं के आधार पर भी साहित्य का इतिहास का निर्माण होता है। इसके अलावा है वार्ता साहित्य, जैसे 84 वैष्णवन की वार्ता है, भक्तमाल में उसका वर्णन है। तो इस तरीके की जो वार्ताएं होती हैं जिनमें दो विद्वान या दो साहित्यकार लोग बैठकर किसी वाद विवाद या किसी प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं, उस तरह का वार्ता भी आगे चल के जो साहित्यिक रूप लेता है वह इतिहास लेखन के लिए, यानी साहित्य इतिहास लेखन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। इसके बाद है भक्तमाल साहित्य, फिर है पश्चिमी साहित्य, उसके बाद है जीवनी साहित्य। जीवनी जो होती है किसी की बायोग्राफी जो होती है। ग्रंथों में आए उद्धरण, जो बड़े बड़े ग्रंथ हम पढ़ते हैं, धार्मिक हों या किसी भी तरीके के ग्रंथ हों, उनमें उद्धरण यानी कुछ ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं जो साहित्य से संबंध रखते हैं, वे भी साहित्य इतिहास के निर्माण में अपनी भूमिका को स्पष्ट करते हैं। दरबारी ग्रंथ, जैसे केशव दास थे, उन्होंने दरबार में रहकर क्या किया, अपने जो स्वामी होते थे, जो राजा होते थे, उनका गुणगान किया। तो वो जो ग्रंथ लिखे उन्होंने, ठीक है, रसिक प्रिया, ये सब, तो इनमें भी हम देखते हैं कि साहित्य इतिहास इनको पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है। सांप्रदायिक ग्रंथ जैसे सिद्धों के हैं, ठीक, और वो सिद्धों का जो साहित्य है, नाथों के जो हैं, ये सांप्रदायिक ग्रंथ हैं, आदिकाल में जो ज़्यादातर लिखे गए हैं। इसके बाद हम करते हैं शिलालेख आदि। शिलालेखों में लिखे गए, जैसे वो शिलालेखों में लिखे गए उपन्यास, जैसे एक वो है आदिकाल में ही लिखे गए हैं, ये जो शिलालेखों में लिखे गए साहित्य हैं, ये भी एक तरह से साहित्य इतिहास के पक्के प्रमाण माने जाते हैं। अभी मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है एक शिलालेख में लिखा गया, चलिए कभी आगे उसका मैं वर्णन जरूर करूंगी आपसे। अब है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है गारसा द तासी से, ठीक। वैसे तो इतिहास लेखन की परंपरा में बहुत सारे लेखक और साहित्यिक इतिहासकार आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जितने आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं हम केवल उनके विषय में ही चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर है गारसा द ताशी, मौलवी करीमुद्दीन एवं एफ फैलन कृत इतिहास, शिव सिंह सेंगर कृत इतिहास, सर जॉन अब्राहम ग्रियसन कृत इतिहास, मिश्र बंधु कृत इतिहास, एडविन ग्रिब्ज कृत इतिहास, FE कृत इतिहास। अगर आप हिंदी विषय से उच्च शिक्षा लेने के बाद कुछ बेहतर करना चाहते हैं, अगर आप नेट की तैयारी करना चाहते हैं, PhD करना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप हिंदी विषय को एक साधारण विषय समझकर ना पढ़ें, इसको बिल्कुल सीरियस होकर आपने पढ़ना है, तभी आप आगे चल के कुछ कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर गारसा द ताशी की। गारसा द ताशी ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है इस्तवार द ल लिटरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी, जो 1839 में प्रकाशित हुई थी। आपको इसका नाम कुछ अटपटा लग रहा होगा क्योंकि गारसा द ताशी जो थे वो एक फ्रांसीसी थे। उन्होंने जो ये पुस्तक लिखी थी ये भी फ्रेंच भाषा में लिखी थी। अब आप सोचोगे कमाल की बात है, फ्रांस में बैठे बैठे कोई हिंदुस्तान के साहित्य का इतिहास लेखन का कार्य कर रहा है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे यहाँ के सहयोगी भी थे जो उनके सहयोग करते थे, और दूसरी एक बात यह कि उन्होंने लिखा भर था, उसमें कितनी सच्चाई थी और कितना कुछ मिथ्या था ये
कहा नहीं जा सकता। इसीलिए हम ये कहते हैं कि सबसे परफेक्ट इतिहास लेखन की शुरुआत जो की थी वो रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा ही की गई थी। फ्रांस के प्रसिद्ध बंदरगाह मार्सेल में जन्मे इस अध्येता को फ्रेंच, अंग्रेजी, लैटिन के अलावा फारसी, अरबी, तुर्की, उर्दू और संस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञान था। पारसी विश्वविद्यालय में उर्दू के प्रोफेसर गारसा द तासी ने इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी के नाम से हिंदुई और हिंदुस्तानी का इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा था। इसके प्रथम संस्करण का प्रथम भाग 1839 में, जिसमें मात्र कवि परिचय था, प्रकाशित हुआ। दूसरा भाग कुछ समय पश्चात 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस दूसरे भाग में फ्रेंच भाषा में कवियों की रचनाओं के उदाहरण संकलित थे। यह प्रथम संस्करण ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी द्वारा प्रकाशित किया गया था। उर्दू से लगाव होने के नाते इस ग्रंथ में उल्लिखित 738 कवि और लेखकों में से मात्र 72 हिंदी और उसकी बोलियों के कवि माने जा सकते हैं। इस पुस्तक का द्वितीय संस्करण 3 भागों में प्रकाशित हुआ। प्रथम एवं द्वितीय भाग सन 1870 में और तृतीय भाग 1871 में पेरिस से प्रकाशित हुआ। तीनों भागों में क्रमशः 1223, 1200 और 801 कवियों और लेखकों का उल्लेख है। अब हम दूसरे नंबर पर बात करेंगे मौलवी करीमुद्दीन एवं एफ फैलन कृत इतिहास के विषय में। हाँ, तो अब बात करेंगे हम मौलवी करीमुद्दीन एवं एफ फैलन कृत इतिहास की। जो मौलवी करीमुद्दीन और एफ फैलन थे, इनकी लिखी हुई पुस्तक का नाम है, जिन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है तज़किरा ई सुअरा ई हिंदी, और इसी का एक दूसरा नाम है तबका तुश सुअरा। ये पुस्तक 1848 में प्रकाशित हुई थी। मैं एक बार दोबारा इसका उच्चारण कर दे रही हूँ। उर्दू में ये आई थी, उस समय इसका नाम था तबका तुश शुअरा अथवा तज़किरा ई सुअरा ई हिंदी। 1848 में प्रकाशित हुई थी। दुर्भाग्यवश इस ग्रंथ का मूल अनुवाद अथवा इसका कोई संक्षिप्त भाग खोजने पर भी न मिल सका। विभिन्न विद्वानों द्वारा छिटपुट लेखों के आधार पर इस ग्रंथ के विषय में लिखा गया है। इन लेख निबंधों द्वारा इतना ही ज्ञात हुआ कि अंततः यह पुस्तक तज़किरा ई सुअरा ई हिंदी तज़किरा अर्थात जिक्र, चर्चा मात्र ही है, यानी इसका जो मूल संस्करण था वह खो गया। तीसरे नंबर पे है हमारे शिव सिंह सेंगर कृत इतिहास, और इनकी पुस्तक का नाम है शिव सिंह सरोज, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1878। देखिए, परीक्षाओं में इनकी पुस्तकें पूछ ली जाती हैं एक एक नंबर में, कई बार मिलान में दे दी जाती हैं। अलग अलग लेखक होते हैं और दूसरी ओर उनकी पुस्तकें होती हैं। अक्सर ये दिया जाता है कि या गारसा द तासी की पुस्तक का नाम पूछ लेते हैं, अक्सर पूछ लेते हैं, और या ग्रेसन की पुस्तक का नाम। तो तीसरे नंबर पर थे हमारे शिव सिंह सेंगर, इनकी पुस्तक का नाम था शिव सिंह सरोज। शिव सिंह जो थे ये पुलिस के सर्किल इंस्पेक्टर थे और प्राचीन काव्य में इनकी बड़ी अभिरुचि थी। सरोज में 838 कवियों की कविताओं के प्रायः 2000 नमूने दिए गए हैं। काव्य संग्रह के उपरांत ग्रंथ के उत्तरार्ध में प्रायः 125 पेजों में सेंगर जी ने 1003 कवियों का जीवन चरित्र भी अकारादरी क्रम से दिया है। इन 1003 कवियों में से 687 की तिथियां भी दी गई हैं और 53 कवि विद्यमान कहे गए हैं और 263 कवि तिथिहीन हैं। अब हम बात करते हैं सर जॉन अब्राहम ग्रियर्सन की, जिनके द्वारा लिखा गया इतिहास भी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। हाँ, ऊपर हम आपसे बात कर रहे थे कि शिलालेखों में लिखा गया साहित्यिक इतिहास, तो ढोला मारू रे दुहा ये एक शिलालेख में लिखा गया है, कल्लोल कवि का है, ठीक है, अभी मुझे याद आ गया। तो बात करते हैं ग्रियर्सन की पुस्तक के बारे में। ग्रियर्सन की पुस्तक का नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो लिखी गई थी 1889 में, यानी 1889 में,
और पुस्तक का नाम था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। वर्नाकुलर का अर्थ होता है बोली, क्षेत्रीय बोली। भाषा वैज्ञानिक, इतिहासज्ञ और प्राच्य विद्या के विशारद के रूप में सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का नाम सर्वप्रसिद्ध है। बिहारी भाषाओं के साथ व्याकरण, लिंग्विस्टिक, सर्वे ऑफ इंडिया, लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लिपि, स्क्रिप्ट जैसे महान और बृहदकाय ग्रंथ के अलावा इन्होंने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जैसे ग्रंथ का भी प्रणयन किया। सन 1886 में डॉक्टर ग्रियर्सन ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय प्राच्यविद सम्मेलन वियना में हिंदी भाषा भाषी प्रदेश के मध्यकालीन भाषा साहित्य और तुलसी पर एक लेख पढ़ा था। और वह इससे इतने प्रभावित हुए कि धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, इसी का परिणाम यह हुआ कि वह जुड़ते चले गए और आगे चलकर उन्होंने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा। और एक बार कभी कभी प्रश्न यह भी आ जाता है कि इसका प्रकाशन किसके अधीन हुआ था, तो इसका प्रकाशन 1888 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की एक संख्या में हुआ था। अब हम बात करते हैं मिश्र बंधु के बारे में। इनकी पुस्तक का नाम है मिश्र बंधु विनोद, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1913। मिश्र बंधुओं के विषय में एक प्रश्न कभी कभी ये आ जाता है कि मिश्र बंधु में कौन कौन शामिल थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी, ये 3 भाई मिलकर बनते हैं मिश्र बंधु, और इनकी पुस्तक का नाम है मिश्र बंधु विनोद, जिसका प्रकाशन हुआ 1913 में। अगर इतना भी आप याद करके लिख पाते हैं तो समझ लीजिए कि आप एग्जामिनर को यह बताने में सफल हो जाते हैं कि आप बेहतर जानते हैं। इन्होंने 3 भागों में अपनी इस पुस्तक को लिखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं एडविन ग्रीव्स कृत इतिहास की। इनकी पुस्तक का नाम बता देती हूँ मैं आपको सबसे पहले। पुस्तक का नाम है अ स्क्रैच ऑफ हिंदी लिटरेचर, एडविन ग्रीव्स, और 1918 में ये प्रकाशित हुई थी। इसके पश्चात एक अंग्रेज विद्वान एडविन ग्रीव्स ने 1918 में ए स्क्रैच ऑफ हिंदी लिटरेचर प्रकाशित किया। अपनी इस पुस्तक में उन्होंने यथासंभव पिछली सारी साहित्यिक सामग्रियों से सहायता ली। मूल रूप से यह पुस्तक 112 पृष्ठों की एक छोटी सी रचना है और 8 भागों में विभाजित है। अब हम बात करते हैं F.E. कृत इतिहास। इनकी पुस्तक का नाम आपको मैं बता देती हूँ, अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। प्रकाशन वर्ष है 1920। इसमें खास क्या है, इन्होंने अपनी पुस्तक को 12 अध्यायों में प्रस्तुत किया था, जिसमें पहला था हिंदी भाषा और उसकी पड़ोसी भाषाएं, दूसरा था हिंदी साहित्य का सामान्य सर्वेक्षण, तीसरा था आरंभिक चारण युग के इतिवृत्त, चौथा था आरंभिक भक्ति कवि, 5वां था मुगल दरबार और उसका हिंदी साहित्य पर कलात्मक प्रभाव, छठा था तुलसीदास और राम संप्रदाय, 7वां था कबीर के उत्तराधिकारी और 8वां था कृष्ण संप्रदाय। तो इस प्रकार ये हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के प्रमुख ऐतिहासिक साहित्य लिखने वाले लेखकों के बारे में हमने बात की थी। अब हम बात करने वाले हैं अभ्यास से रिलेटेड कुछ प्रश्नों की, जो कि आपको अगर इनके उत्तर आते हैं इस वीडियो को देखने के बाद तो निश्चित रूप से मैं मानती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हुई है। अगर नहीं आते हैं तो आप दोबारा इस वीडियो को देखिए, क्योंकि यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहले सत्य और असत्य छांटना है। तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक गारसा दत्तासी हैं। तो क्या यह स्टेटमेंट सही है? अगर हमने ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा तो हमें ज्ञात होगा कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान पुस्तक डॉक्टर ग्रियर्सन ने लिखी थी। तो यह स्टेटमेंट अपने आप में गलत है। और गारसा दत्तासी की जो पुस्तक थी उसका नाम था इस्तवार द लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी, जिसका प्रकाशन वर्ष था 1839। दूसरा है हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन 1902 में हुआ था।
अब यह बात भी सही नहीं कही जा सकती, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। पुस्तक का नाम भी ये था और उसका प्रकाशन वर्ष 1929 था, ना कि 1902। तो ये भी अपने आप में सीधे सीधे गलत हो जाता है। अब है लघु उत्तरीय प्रश्न, 10 पंक्तियों में उत्तर दें। इसमें देखो, सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साहित्य का इतिहास किसे कहेंगे। अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा तो जिस परिभाषा को मैं बार बार दोहरा रही हूँ वही इसका उत्तर होगा। देखो, प्रश्न पूछ रहा है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार साहित्य का इतिहास किसे कहेंगे। साहित्य के इतिहास में शुक्ल जी ने स्वयं कहा था कि साहित्य का इतिहास केवल साहित्य का पुरावृत्त या अतीत का इतिवृत्तात्मक विश्लेषण नहीं है, ना ही जीवनी और कविवृत्तों का संग्रह है, ना ही स्रोतों की खोज है और ना ही भाषा वैज्ञानिकों का अध्ययन है। उन्होंने बताया था कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। तो इस प्रश्न का यह उत्तर होगा। अब हम बात करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की। मिश्र बंधुओं ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ को किस नाम से पुकारा था। यानी अभी हमने बात की थी कुछ देर पहले, मिश्र बंधुओं ने क्या रखा था अपनी पुस्तक का नाम, मिश्र बंधु विनोद, जिसका प्रकाशन 1913 में हुआ था। मिश्र बंधु 3 भाई थे, गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी, श्याम बिहारी। ठीक, अब बात करते हैं हम निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को कालक्रम के अनुसार लिखिए। यह प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, इसलिए क्योंकि इन सब को जब मैंने लेखकों के नाम बताए थे तो उनकी पुस्तक और उनका प्रकाशन वर्ष भी बताया था। तो अब यह पता मुझे लग पाएगा कि क्या आप लोग सच में इससे लाभान्वित हो रहे हो। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, इनके क्रम, कालक्रम मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि सबसे पहले अगर मान लीजिए पहले नंबर पे क पुस्तक लिखी गई थी तो क, जो भी है उस क्रम से आप लिखकर बताएंगे। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मैं इसका उत्तर भी आपको दे दूँगी। हो सकता है मुझसे पहले आप ही इसका उत्तर कमेंट में मुझे दे दें। तो मैं आपसे अब अगले वीडियो में मिलूँगी, जिसमें हम बात करेंगे इसी पुस्तक, यानी जो हमारी पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास और आदिकालीन कविता, इस पर हम चर्चा करेंगे। MAHL 501 हिंदी फर्स्ट सेम उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। तो आपसे बस आखिर में भी वही निवेदन है कि वीडियो देखकर जाते हुए एक लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और साथ में शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।